हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में अभी भी नहीं थमा सियासी उबाल। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने लिया बड़ा एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवसेना में सभी पदों से हटाया। 3 जून की कानपुर हिंसा पर पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई। 2 थाना प्रभारी निलंबित, 1 लाइन हाजिर। बेगमगंज, भजरिया और चमनगंज में नए थाना प्रभारी तैनात। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। डीआईजी ने अफसरों को अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। मौसम विभाग ने 5 जुलाई के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और ईरान में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप। अब तक 3 लोगों की मौत, 10 के घायल होने की खबर। यूएई में भी महसूस किए गए झटके। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रश्मि से। शुरुआत सहारनपुर से। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित राजकीय औद्योगिक संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कौशल विकास स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही युवाओं को रोजगार देने के नए नए अवसर देखे जा रहे हैं। इसी के तहत आज सहारनपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत लगभग 70 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने करीब 5000 बच्चों को चयनित किया है और उनको नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन के एजेंडे में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, जिसको सरकार ने पूरा करते हुए आज काफी संख्या में पहुंचे युवक और युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। आज ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सहारनपुर मंडल का हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा, कौशल विकास का, रोजगार विभाग का संयुक्त प्रयास से मिला है, जिसमें लगभग 60,000 युवकों युवतियों को आमंत्रित किया गया। 60 कंपनियां पैन इंडिया से, यानी पूरे देश भर से अच्छी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं। उनके अलग अलग टैगिंग पर उनका इंटरव्यू हो रहा है। उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 10,000 से लेकर 30,000 तक का उनको वेतन मिलेगा। और मात्र 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके निर्देश पर हमारे विभाग के द्वारा 30,000 से लेकर के 50,000 वेतन, 30,000 वेतन तक के 50,000 युवाओं को युवतियों को नौकरी देने का काम हुआ है। यानी 50,000 का टारगेट, बड़ा टारगेट 100 दिन की कार्य योजना के अंदर था। उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम था। सीएम योगी की अपील के बाद अब यूपी में न सिर्फ सरकारी विद्यालयों की सूरत बदलने वाली है, बल्कि जल्द प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले पठन पाठन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल सीएम योगी ने आईएएस, आईपीएस अफसर, सांसद और विधायकों से परिषदीय स्कूलों को गोद लेने की अपील की थी और सीएम की इसी अपील पर अब जनप्रतिनिधि और सक्षम अधिकारी आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में एसआईटी बतौर डीआईजी सेवा दे रहे बुलंदशहर के मूल निवासी आईपीएस अमित वर्मा ने बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को पत्र लिखकर लखावटी ब्लॉक में स्थित अपने पैतृक गांव बहादुरपुर पसौली के प्राथमिक विद्यालय को गोद लेने की इच्छा जाहिर की है। आईपीएस अमित वर्मा ने डीएम को भेजे पत्र में बताया कि सीएम की अपील पर जिस विद्यालय को वो गोद लेना चाहते हैं, उसमें उनके पिता ने जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों द्वारा ऐसे ही आगे आकर विद्यालयों को गोद लिया गया तो भविष्य में विद्यालय में पठन पाठन में तेजी से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। साथ ही बुलंदशहर डीएम ने और भी लोगों से इस सराहनीय कार्य में आगे आने का अनुरोध किया है। श्री अमित वर्मा जी हैं, जो आजकल पुलिस उप महानिरीक्षक हैं एसआईटी में। वो यहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने पैतृक गांव में लखावटी ब्लॉक में है उसको प्राइमरी स्कूल को गोद लिया है। हम सभी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने जनप्रतिनिधि हैं और जितने अफसर हैं उनको एक एक विद्यालय गोद लेना चाहिए और वहाँ के उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और शैक्षणिक जो वहाँ का वातावरण है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करना चाहिए। श्री अमित वर्मा जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है।
मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हो रहा है कि इस विद्यालय को इतने बड़े डीआईजी साहब गोद ले रहे हैं, और ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारे स्कूल की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उनके आने से काफ़ी कुछ सुविधाओं हमें मिलेंगी, जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, और हमारे प्रांगण में जल भराव की स्थिति बन जाती है, तो ये सब सुविधाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो मुझे पता चला सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे तो हमने बताया कि हमारे स्कूल को कोई आईपीएस अमित वर्मा जी गोद लेने वाले, तो हमारे पिताजी ने बताया कि उनके पिताजी भी आपके स्कूल में ही पढ़े हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उनके आने से और अच्छी होगी। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में स्कूल उन्होंने गोद लिया है। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी इस टाइम भी हो रही है, और भी बढ़िया होगी, और भी महत्व कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो इस पहल से शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेरठ में पश्चिमी यूपी के ड्रग्स माफिया तस्लीम की पुलिस ने आज 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। बता दें कि तस्लीम मेरठ ही नहीं, आसपास के जिलों का बड़ा ड्रग माफिया है। पिछले काफी साल से तस्लीम ड्रग्स तस्करी के काम को अंजाम दे रहा था। मेरठ में तस्लीम के ड्रग्स कारोबार को पुलिस ने तहस नहस कर दिया है। आज बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। बता दें कि पहले भी पुलिस 1.5 करोड़ का आलीशान बंगला कुर्क कर चुकी है। पुलिस अब तक 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। पुलिस ने बताया है कि तस्लीम के पीछे उसकी पत्नी और बेटा उसके ड्रग्स के गोरख धंधे को चला रहे हैं और सभी वांटेड आरोपी हैं। विदेश में भी तस्लीम के कनेक्शंस को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। ड्रग्स माफिया तस्लीम पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तस्लीम पिछले 8 महीने से जेल में बंद है। तस्लीम पे गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया था थाना रेलवे रोड पे 161/21, जिसकी विवेचना लालकुर्ती से की गई है। उसके तहत ही गैंगस्टर में कुर्की की जा रही है। 3 दुकानें हैं जिनकी वर्तमान में कीमत 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन पे 50 से भी ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। एनडीपीएस के इनमें बहुत सारे मुकदमे हैं। ये अपने परिजनों के माध्यम से ड्रग्स जो है उसका काम करते थे और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं और 14 के तहत में कार्रवाई करी जा रही है। सहारनपुर के देवबंद में रणखंडी गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि तालाब पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था, जिसकी गांव के ही एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। इसके बाद शासन ने शिकायत का संज्ञान लिया और बुलडोजर चला। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने रामघाट गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान कांवड़ यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। घाट पर सुरक्षा के नजरिए से बैरिकेडिंग, गहरे पानी के संकेतक लगाने, गोताखोर नाव, सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य आवश्यक व्यवस्था कराए जाने के निर्देश भी दिए। घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। गंग नहर पुल के ऊपर से श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए आने जाने के बैरिकेड कराकर व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नरवर घाट, नरोरा, राजघाट, कर्णवास घाट का भी निरीक्षण करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कर्णवास में गंगा घाट का कराए जा रहे सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य का भी अवलोकन करते हुए आवश्यक जानकारी हासिल की। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि गंगा घाट का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। कांवड़ यात्रा मार्ग का भी भ्रमण किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना में सेंधमारी का मामला सामने आया है।
सरकारी योजना में जल जीवन मिशन के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके के ठगों ने कार्यालय खोल रखा था। जल जीवन मिशन योजना में नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। ठगों ने जल जीवन मिशन योजना के नाम पर लगभग 2300 युवाओं से 44 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे डाला। शाहजहांपुर जनपद में ठगी के शिकार हुए लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी तो उन्होंने तुरंत टीम गठित कर फर्जी योजना संचालित कर रहे ठगों को पकड़ने के निर्देश जारी किए, जिस पर कोतवाली प्रभारी ब्रजेश सिंह एवं साइबर सेल की मदद से कोतवाली क्षेत्र के साउथ सिटी में बनाए गए ठगी के कार्यालय पर छापेमारी की गई। अब तक इनका जो बेसिक जितनी चीज़ें रिकवर हुई हैं उससे तो अभी तक 2335 लोगों की एक लिस्ट मिली जो इस बात को कंफर्म करती है कि कम से कम इतने लोग तो हैं ही, इनका अकाउंट खुलवाया जाना, इनसे पैसे लेना, ये सारी चीज़ें तस्दीक हैं। और भी लोग हो सकते हैं। इनके जो डिवाइसेस बरामद हुई हैं और जो डेस्कटॉप बरामद हुए हैं उनके हार्ड डिस्क को देखा जाएगा नियमानुसार, उसके बाद फिर ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन हमारी ये गेस है हमारा कि कम से कम हज़ारों की संख्या में ये होंगे। बिजनौर में ज्वेलर्स की दुकान से अभी हाल ही में दिन दहाड़े दुकान मालकिन के हाथ से 100 ग्राम सोना लूटकर ईरानी गैंग के अज्ञात लुटेरे फरार हो गए थे। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की वारदात को अंजाम देने वाला लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बता दें कि 11 जून को लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में आए थे और दुकान मालकिन के हाथ से 100 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए थे। वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को 8000 रुपए और अवैध हथियार बरामद हुआ है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। मौजूद हैं बिजनौर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह। आज बिजनौर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहाँ पर ईरानी गैंग का एक सक्रिय सदस्य जो है बिजनौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछते हैं कि आगे क्या है पूरा मामला। जी सर। ईरानी गैंग का सक्रिय सदस्य जो दूर दूर जा कर के अपराध करता है, यह भोपाल का रहने वाला है। साजिद और हैदर दो आए थे। 11 जून को अपराध किया था। बिंदु शराब के यहाँ से लगभग 100 ग्राम सोने की लूट की बात बताई गई। इसमें से कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। अभियुक्त सही पकड़ा गया। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इसके बाद ये सब मुंबई चले गए थे। फिर भोपाल में कई आपराधिक इतिहास है। दोबारा अपराध करने के लिए आया था, जिसको यहाँ की सक्रिय पुलिस ने स्वाट सर्विलांस में नजीबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये थे मेरे साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, जो कि उनका साफ तौर पर कहना था कि बहुत बड़ा गैंग सक्रिय है ये पूरे उत्तर प्रदेश में। और कैमरामैन पर्सन सोनू के साथ मैं दानिश मिश्रा, नेटवर्क 10 बिजनौर। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक वापस से स्वागत है। खबर हरदोई से है, जहां पर 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल पीड़िता गांव में एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गई थी, जहां खाना बनाने आए हलवाई ने गांव के बाहर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज 3 साल बाद पीड़िता को अदालत से इंसाफ मिला है और आज अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,60,000 का अर्थदंड भी लगाया है। बालिका के साथ हुई इस जघन्य आपराधिक वारदात को सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत लिया गया था। बता दें कि 12 जून 2019 को ये वारदात हुई थी, जिसके बाद अदालत ने सजा सुनाई है। अपने गांव में ही एक तिलक में शामिल होने गई थी। वहां पर खाना बनाने वाले व्यक्ति ने उसको उठाकर खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और ये जब घटना की खबर उसके माँ बाप को हुई तो दूसरे दिन उन्होंने थाने में जाकर FIR लिखाई। ये आज इसमें निर्णय हुआ है
और 3 साल लगे इसको निर्णय होने में। 8 साक्ष्यों को परीक्षित कराया और आज अंततः सत्य की विजय हुई, पीड़िता को न्याय मिला। मेरठ के परीक्षितगढ़ में साजिद की मौत के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण बिस्रा फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। वहीं परीक्षितगढ़ पुलिस ने साजिद के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर उसकी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है, जिससे पुलिस को पता चला है कि साजिद की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उसने प्रेमिका के घर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी। बाद में महिला के कहने पर परिजन साजिद की लाश को परीक्षितगढ़ में नहर के किनारे फेंक कर आए थे। 30 जून को साजिद के घर पर एक चिट्ठी मिली जिसमें हाथ से लिखा था कि साजिद अब नहीं रहा। इस चिट्ठी में लिखे पते के आधार पर पुलिस ने उसकी लाश बरामद की। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि साजिद के मोबाइल की लोकेशन लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में थी। बता दें कि मृतक युवक की पत्नी के पहले मौत हो चुकी थी और युवक अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रेमिका की शादी करने से मना करने पर उसने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ में साजिद पुत्र जमशेद नामक एक व्यक्ति जिसकी उम्र 46 साल थी, जो ललियाना का रहने वाला था, ये 25 तारीख को अपने घर से निकलता है। परिजनों के द्वारा थाने पर 29 तारीख को सूचना दी जाती है, जिस पर तत्काल गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। इसकी जो डेड बॉडी थी वो 30 तारीख को नहर के किनारे मिलती है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन आता है, मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। उसके लिए मृत्यु का कारण जानने के लिए विसरा को प्रिजर्व किया जाता है। विसरा को FSL भेजा जा रहा है मृत्यु का कारण जानने। मैनपुरी में पुलिस ने 45,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ की। इस मुठभेड़ में गोली से इनामी बदमाश भिन्ना घायल हो गया। वहीं इस दौरान बदमाश के साथी जमील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस इंस्पेक्टर पर भी गोलियां दागी थी, जिसमें इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 गोलियां लगी थी। वहीं गिरफ्तार बदमाशों पर 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि दन्नाहार क्षेत्र में SOG टीम और दन्नाहार पुलिस का संयुक्त एक्शन देखने को मिला है। कोतवाली थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग का आदेश दिया गया था। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 बदमाश जा रहे थे। इनको जब रोकने की कोशिश किया गया तो ये भागे। पुलिस ने इनको पीछा किया। पीछा करने के दौरान इनके द्वारा पुलिस पे अटैक किया गया। अटैक में SO दन्नाहार के ऊपर अटैक किया गया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचत हुई। पुलिस ने फिर उसके बाद से आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें एक भिन्ना उर्फ ईश्वर नाम का अपराधी घायल हुआ, जिसको चिकित्सकीय उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है। इसका एक साथी जो फरार हो गया था जमील, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा के पुनहरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर जमीन नापने आई राजस्व टीम के सामने ही 2 पक्षों में विवाद हो गया था और दबंगों ने फायरिंग करते हुए मृतक के परिजनों पर फायरिंग कर दी थी। साथ ही लाठी, डंडे और फरसों से हमला बोल दिया था, जिसमें एक पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। 5 दिन बाद पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने जेलेसर आवागढ़ मार्ग पर मृतक पूर्व प्रधान का सड़क पर शव रखकर 15 घंटों से ज्यादा समय तक जाम लगा के रखा। सूचना पर घटनास्थल पर जिले की DM अंकित अग्रवाल और एटा SSP उदय शंकर सिंह और ASP धनंजय कुशवाहा ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। वहीं पीड़ित परिजनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पिता और मेरे भाई और मेरे चाचा के लड़के जी 27 तारीख को वापस होने के बाद में गांव के जो हमारे जोगिंद पाल सिंह हैं, जो मोनू के ताऊ जी हैं, वो उन लोगों को यहाँ से बुला लेंगे, क्योंकि मेरे पापा पूर्व प्रधान रहे। वो उन लोगों को बोले कि प्रधान एक काम कर, मेरे साथ चल। और जो लेखपाल थे इनके साथ में 2 लोग, वो बोले कि आप मुआयना कराने के लिए चलिए प्रधान जी, क्योंकि आप पूर्व प्रधान रहे तो आपको इन चीज़ों की बात, जिसकी वजह से मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे चाचा के लड़के वो खेतों पे मुआयना के लिए चले गए, जहाँ पे इन लोगों द्वारा मतलब लेखपाल द्वारा मुआयना किया गया। उसके बाद ये लोग आ रहे थे। उसी समय पे मोनू राणा और उसके भाई और उनके साथ में रामू का लड़का और उनके जो नौकर रहते हैं यहाँ पे राजू और जमल हुआ, वो सारे लोग और उनके साथ अन्य और भी लोग भी थे वहाँ पे। सीधे फायरिंग करते हुए सीधे इन लोगों पे फायरिंग किया।
ये दिनांक 27 जून को ग्राम पुनहरा में पैमाइश के दौरान मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। उससे संबंधित मजरूर शिलेन की कल इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस प्रकरण में उसके परिजनों द्वारा प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई को लेकर आज आक्रोशित होकर जो है सड़क पे आए थे। इन्हें वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समझा बुझाकर जो है रास्ता खुलवा दिया गया है और प्रकरण में अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि कर विवेचना की जा रही है। इसमें 5 अभियुक्त न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां के ओमिक्रॉन सोसाइटी के एक फ्लैट में दादरी पुलिस ने छापा मारा, जिसमें से 4 नाइजीरियन पुरुष और 4 नाइजीरियन महिला और एक भारतीय पुरुष को 28 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 171 टीन बियर और नशीला पाउडर समेत गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक फ्लैट के अंदर नाइजीरियन की रेप पार्टी चल रही थी, जिस पर छापामार पुलिस ने शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि थाना दादरी अंतर्गत ओमिक्रॉन 1 में कुछ लोग पोस्टर लगा करके एक रिहायशी मकान में एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। इस सूचना पर एसीपी 3rd एसएचओ दादरी महिला पुलिस वहां पे जाकर उन लोगों ने चेक किया तो वहां पर अफ्रीकी मूल के 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिली। एक भारतीय मूल का पुरुष मिला। वहां पे जब कमरों को चेक किया गया तो वहां पर 171 बोतल केन बियर की केन, 28 बोतल के करीब शराब और लगभग 350 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इनसे इसके विषय में पूछा गया तो इन लोगों ने अवैध रूप से ये पार्टी किया जाना बताया। वहां पे पार्टी का पूरा माहौल भी बना हुआ था। यूपी के सहारनपुर में अब मानसून की शुरुआत में जिला प्रशासन भी आने वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए अलर्ट हो गया है। जिले में यमुना नदी के किनारे वाली 3 तहसीलों में 25 बाढ़ चौकियां स्थापित करने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है, जबकि अकेले बेहट तहसील इलाके में सबसे ज्यादा 11 बाढ़ चौकियां बनाई जा रही है। बेहट तहसील के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहाड़ों से आने वाला पानी बाढ़ बनकर काफी कहर बरपाता है। यहां 1 दर्जन से ज्यादा बरसाती नदी नाले ऐसे हैं जहां पहाड़ों में होने वाली बारिश की वजह से इस इलाके में जल सैलाब देखने को मिलता है। इसी के चलते प्रशासन ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जनपद सहारनपुर में 2013 से कोई बाढ़ की घटना नहीं हुई है, फिर भी हम लोग उसकी लगातार तैयारियां करते रहते हैं। जनपद के 3 तहसीलों में मुख्यतः बेहट, नकुड़ और सहारनपुर सदर तहसीलें ऐसी हैं जिनमें बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। लगभग इन तीनों तहसीलों को मिलाकर के 176 गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं, जहां पर बाढ़ को लेकर के वे 176 गांव संवेदनशील है। मुख्यतः जो अपने यहाँ पर नदी है यमुना नदी ये अपने 3 तहसीलें हैं जहाँ से होकर के प्रवाहित होती हैं और इन तीनों तहसीलों में यमुना नदी की वजह से बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके अतिरिक्त बेहट तहसील में कई सारी पहाड़ी नदियां हैं जिनमें अचानक उफान आता है और वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं बनती हैं। तो बाढ़ को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।